नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अका स्टडी क्लासेस में। और आज हम लोग एक नया अध्याय जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनैतिक गठन, इसका अध्ययन करेंगे। तो मानचित्र 1 दिया है, 2 दिया है, वो हम लोग नीचे देख लेंगे। आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 18वीं शताब्दी के पहले के उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदलीं। आप यह भी देखें कि 1765 तक अन्य एक शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। चूंकि 1764 में हो रहा है बक्सर का युद्ध, और 1765 में इसी युद्ध के बाद एक दो संधि हो रहे हैं, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। तो इसी में मुगल सम्राट से शाह आलम द्वितीय से संधि कर ली गई, और उसमें से जो है ये कह रहा ना पूर्वी भारत के, तो ये देखिए पूर्वी भारत का हिस्सा है, तो यहाँ से बंगाल, यहाँ से बिहार और यहाँ से उड़ीसा, 3 प्रांतों की दीवानी प्राप्त कर ली गई है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, ये मान के चलिए, तो इतने बड़े क्षेत्र पर ये कब्जा किए ले रहे हैं, और एक प्रांतीय शक्ति के रूप में इनको इनके पास भी पावर आ गया। जैसे यहाँ अपनी अलग रियासत है, ये अलग रियासत है, ये अलग रियासत है, सब अपनी अपनी रियासतें बनी हैं, तो उसी तरह इनकी भी एक रियासत टाइप बन गई। तो अब ये छोटे छोटे राजाओं की भांति इनके पास ताकत आ गई थी। आगे चलते हैं। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनैतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 यानी पानीपत का तीसरा युद्ध, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, 1707 में क्या होता है, जब औरंगजेब मर जाता है और इनके जो उत्तराधिकारी आते हैं औरंगजेब के, वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेने में असमर्थ होते हैं, और यही उनकी कमजोरी ही अंग्रेजों के उदय का या और भी जो शक्तियां हैं, अभी अन्य प्रांतीय राज्य भी बताएगा, उसमें लिखा है ना कि अन्य प्रांतीय राज्य, तो उन सब प्रांतीय राज्यों के उदय का कारण क्या था? सत्ता में चूंकि केंद्र में शक्ति कमजोर बैठी है, तो जब भी केंद्र में कोई शक्तिशाली शासक नहीं होगा, चाहे आज की राजनीति भी ले लीजिए चाहे पहले की, तो हमेशा क्या होगा, इसी तरह से विघटन होगा। अब देख लीजिए, जैसे वर्तमान में ही देख लीजिए, जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार बनती है यानी एक पार्टी का पूरा पूरा बहुमत नहीं होता, तो वहाँ की सरकार गिरती रहती है, फिर नए गठबंधन होते हैं फिर गिर जाती है। और यदि फुल बहुमत रहता है किसी पार्टी का तो वो सरकार नहीं गिरती। ठीक इसी तरह से यहाँ भी है, ये है राजतंत्र, तो राजतंत्र में यदि राजा मजबूत है सैन्य ताकत से, आर्थिक ताकत से, तो वो शासन अच्छे से करता रहेगा। और यदि शासक कमजोर है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, डरपोक है, अय्याश है, तो वो फिर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं वो इसी क्वालिटी के निकलते हैं, इस कारण से सत्ता कमजोर होती गई। आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। क्योंकि जब औरंगजेब शासक नहीं था, तो शासक जब नहीं था यानी राजकुमार था, उस समय ये दक्षिण में बहुत समय तक प्रांतपति के रूप में नियुक्त रहा, तो इसको दक्षिण से बहुत प्यार था। तो जब ये शासक बनता है तो ये चाहता है कि मैं दक्षिण भारत के विजय कर लूँ, और यहाँ से मुझे एक अच्छा राजस्व भी मिलता रहेगा। इस चक्कर में ये एक बड़ा लंबा युद्ध लड़ता है और दक्षिण को विजय नहीं कर पा रहा है।
लेकिन उस विजय के चक्कर में बहुत सा धन उसका जो है बर्बाद हो जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, इसका साम्राज्य के जो आगे वाले उत्तराधिकारी आते हैं तो उनको राजकोष कैसा मिलता है, रिक्त राजकोष मिलता है, यानी अपेक्षाकृत कम धन उसमें बचा था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। जब केंद्र में बैठा हुआ शासक शक्तिशाली नहीं होगा तो उस पे सब कोई अपना जमाने लगता है, तो ये क्या हो गया, वश में रखना कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, यानी केंद्र में जो मुगल सम्राट बैठा है वो कमजोर बैठा है, और जो सूबेदार होते हैं प्रांतों में होते हैं वो धीरे धीरे अपनी सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, हर चीज बढ़ा रहे हैं। और जब वो बढ़ा लेते थे तो केंद्र में बैठे मुगल शासक का क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे और अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे। राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई, यानी जो प्रांतपति मजबूत बनते गए, तो मजबूत कब बनेंगे, जब केंद्र में पैसा कम पहुंचाएंगे। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके, क्योंकि जब कमजोर हैं तो रोक ही नहीं सकेंगे, मजबूत होते तो रोक पाते। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। क्या कह रहा है कि बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था, प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उसने आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। यानी जब उनको राजस्व नहीं मिलेगा तो वो अपने सैनिकों को पैसा कहाँ से देंगे। उस समय फैक्ट्री उद्योग और ये सब तो लगा नहीं था कि यहाँ से भी टैक्स मिल जाए। इस आर्थिक व राजनैतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लग गया। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया है। इनमें से एक ने मुगल को से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपया, यानी नादिर शाह जब आक्रमण किया है तो कितना ले गया है, 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन। ये जो कीमत बताई जा रही है उस समय की कीमत बताई जा रही है। यदि इसका वर्तमान समय में गुणा किया जाए तो ये करोड़ों लाखों क्या होगा, अरबों खरबों में होगा। और
गिनती भी शायद हम न कर पाएं। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालात में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत मिलती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी न थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी। यानी उस समय का जो राज दरबार था, राज दरबार ये मान लीजिए है, तो दो गुट थे, एक ईरानी थे और एक तुरानी थे। और ये दोनों अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ा करते थे दरबार में। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बनी रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह, एक फर्रुखसियर जिसका काल था 1713 से 1719 कार्यकाल, और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। और दोनों अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। यानी इन राज्यों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता बना ली। और मजबूत तो थे ही, जब मजबूत होंगे तभी सत्ता बना पाएंगे। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह भी मुगल दरबार की कुटीर राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोसों के शहरी इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने के नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। ये जो जयपुर शहर है वर्तमान में, इसकी स्थापना करने वाले सवाई राजा जय सिंह ही थे। और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। देखिए चित्र दिया गया है, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान। देखिए बढ़िया ये किला बना हुआ है, नीचे पानी बह रहा है ताकि यहाँ से कोई चढ़ न जाए। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए हुए। देखिए पहाड़ी तो है ये सब, तो पहाड़ियों की चोटियों पे सब किले बने हैं जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, ये जल का संग्रहण भी है, और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, बावली जैसी कई जल निकाय थे। आगे चलते हैं, ये किसका चित्र है जरा देखें। मेहरानगढ़ किला जोधपुर, यानी ये जोधपुर में स्थित है और इस किले का नाम है मेहरानगढ़। आज़ादी हासिल करना। सिख, अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी और इसके पूर्व उनके बाद राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी।
यानी कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना तो देखिए इन्होंने की है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, कब की? 1699 में। और ये स्थापना करने से पूर्व में भी और इसके बाद भी वो जो है मुगल शासकों के खिलाफ और राजपूतों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते रहे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे जिन्हें गुरमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, यानी सुरक्षा प्रदान की जाती थी। यानी किसानों से कितना 20% टैक्स ले रहे थे। अब ये देखिए कोई घोड़े में बैठा है, पीछे देखिए चावल डुला रहा है, आगे देखिए झंडा लिए चल रहा है। ये कौन है? 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो इस चित्र के माध्यम से 10वें गुरु गोविंद सिंह को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार, ये तलवार है देखिए। आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौमिक शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ही थे जिनका नाम ज्यादा लिया जाता है। ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना रहा है। कौन? रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई है और धार्मिक राजधानी ये बनाते हैं किसे? अमृतसर को। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था। अब वो सिख राज्य हो गया, अब ये नया है मराठा। तो जो मुगल शासक या शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। यानी रसद माने कि अनाज और कुमक, पता नहीं जो भी हो, शायद पानी होना चाहिए कि रास्ते आसानी से रोके जा सके। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्खन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई।
और साथ ही यह क्षेत्र पर चौथ और स्वदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में जाइए तो कर्नाटक और तमिल तथा तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी कि हमारी प्रभुसत्ता स्वीकार करो और हमको क्या दो, टैक्स दो। तो वो रकम लेने लगे। साम्राज्य के इस विस्तार ने उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा के मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र की स्थित शहरों के विकास और समृद्धि में कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में, यानी उज्जैन का सिंधिया और इंदौर का होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। आगे चलते हैं। जाट, ये देखिए एक दूसरी शक्ति है। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू किया। अब ये देखिए 1680 का समय क्या है, औरंगजेब का समय, यानी औरंगजेब के समय में जाटों ने ये नियंत्रण स्थापित किए। वास्तव में कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए, क्योंकि अब राजधानी औरंगजेब का समय चल रहा है। राजधानी अब आगरा नहीं रही, अब राजधानी दिल्ली हो गई थी और इसके पहले ही हो गई थी। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में सूरजमल जाट सूरजमल जाट के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, यानी जाटों ने भी एक राज्य बना लिया और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, भरतपुर। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण बोला और उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। क्यों ले रहे हैं दिल्ली से भाग के वहां शरण? क्योंकि दिल्ली में जो मुगल शासक बैठे वो सब कमजोर हैं, तो वो सोच रहे हैं कि इनके मत्थे तो हमारी रक्षा ना हो पाएगी, तो यहाँ से निकल लो। तो पहुंच कहाँ रहे हैं, भरतपुर पहुंच रहे हैं, जहाँ क्या है, जाटों का शासन है। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 तथा अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ लिया। बताओ, यहीं के सैनिक लेके यहीं के शासक से लड़ रहा है। यहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। ये देखिए कुछ इमारतें दिखा रहा है ये।
इसमें लिखा है दीग का राजमहल समूह, मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। आगे चलते हैं। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो इसी के साथ ही इसका कक्षा 7 का इतिहास का अंतिम अध्याय था जो आज ख़त्म हुआ। और आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो तो कृपया कर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जल्द ही कक्षा 8 की इतिहास प्रारंभ की जाएगी। ओके, थैंक यू।